गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और अभी सब ठीक हैं? जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनिकेत। अनिल। अनिल सब ठीक है अनिल? जी सर, आप भी ठीक हो? हाँ मैं भी अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, एकदम ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बस बढ़िया सर। कौन चैप्टर कौन सा शुरू होगा सर? चैप्टर जो है अभी बच्चे बताएंगे मुझे कहाँ पे हुआ था। मैंने इनको बता दिया था चैप्टर। लास्ट डे वाले दिन वो जो हुआ था हमारा, कहाँ तक हुआ था लास्ट डे वाले दिन? अनिल आप बताओ। लो अभी टाइम ही है, अभी बच्चे भी और आप आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ये जो वो हुआ था थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये युद्ध होने का कारण क्या बना था? सोहित आप बताओगे? हिमांशी, ये थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी के बीच हुआ था, तो ये युद्ध होने के कारण क्या थे? किस कारण से युद्ध हुआ था ये?
विधि आप बताओगे? सर मैं सर मेरे ग्रेजुएशन के एग्जाम चल रहे थे तो मैंने क्लास नहीं ली है। अच्छा अच्छा। जितेंद्र आप बताओगे थोड़ा सा? अच्छा, ये जो था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की गई थी? इरम, इरम शबा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की गई थी? कितने स्टूडेंट है, कोई भी मतलब जवाब ही नहीं दे पा रही है, क्यों? सुधा रानी। मोहम्मद रिजवान। हेलो। नरेंद्र। मतलब क्या आपको मेरी आवाज नहीं आ रही कि बच्चों? जी सर, फोर्ट विलियम की स्थापना 10 जुलाई 1800 को हुई थी सर। हाँ, क्यों क्यों हुई थी स्थापना? हाँ मतलब अभी जो है, एक दो मिनट जब तो बच्चे और जुड़ जाएंगे, जब तक हम मतलब वो कर लेंगे फिर डिस्कशन। कितने बच्चे जुड़े हुए हैं? कोई बच्चे भी जवाब नहीं दे पा रहे, ऐसे क्यों हुई? सर किसी को मालूम ना है ना। अरे मालूम क्यों नहीं होना चाहिए भाई? चलो लिख लो, इसका आंसर लिख लो। आईसीएस या इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। अच्छा, भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो कार्य हैं, तो इसके कौन कौन से कार्य हैं जो जो इतिहास में आते हैं, अच्छे कार्य माने जाते हैं इसके? एग्जाम के तौर पर भी बहुत वैल्यूबल है वो। इन्होंने जो है पुलिस व्यवस्था हाँ, स्टार्ट की। और इन्होंने जो सरकार की शक्तियां थी तो उन्हें जो है बांट दिया था कई भागों में। और इसके अलावा और क्या कार्य कार्य हुए थे इनके द्वारा?
इन्होंने जो है दास प्रथा पर रोक लगाई थी। और हाँ, जो और कलेक्टर का पद था वो भी इन्हीं के कार्यकाल में आया था। हाँ, नहीं, इनके कार्यकाल में नहीं आया था, इनसे पहले आ चुका था कलेक्टर का पद। इन्होंने कलेक्टर को हाँ सारे वो, समस्त हाँ जिले, हाँ जी सर, जी सर, वो एन हेस्टिंग के कार्यकाल में आया था इन्होंने, पर उसे अधिकार दिए थे। हाँ, और आपका पुलिस विभाग के जो पद हैं, तो मोस्टली पद इंस्पेक्टर का पद, थाना आरक्षी पद, पुलिस विभाग, सभी इन्होंने ही बनाए ये सारे पद। जी सर। चलिए साहब, अब आप हेडिंग डाल दो एक, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली जो है 1798 से 1805, 1805। लॉर्ड वेलेजली के समय के जो 3 कार्य ज्यादा प्रमुख आते हैं। नंबर 1, सहायक संधि, जो इसने लागू की थी 1798 से। नंबर 1, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800। सौ 99 ईस्वी। अब जो ये सहायक संधि करता है, सहायक संधि वेलेजली 37 वर्ष की उम्र में, सर रिपीट कर दीजिए, आवाज चली गई थी। अच्छा बेटा, लॉर्ड वेलेजली 37 वर्ष की उम्र में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। भारत आया। ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये आपको साफ मतलब आ रहा, साफ साफ आ रहा है आपको, इसमें समझ में आ रहा है साफ साफ? जी सर, आ रहा है। अच्छा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, लॉर्ड वेलेजली अधिक से अधिक, लॉर्ड वेलेजली ने अधिक से अधिक
ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया? ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया, जिसके तहत उसने सहायक संधियां लागू की। इस संधि के तहत पड़ोसी राज्य ब्रिटिश आर्मी भाड़े पर लेती थी। और जो राज्य, लिखो उसमें, चाहे लिख लो कि जो राज्य ब्रिटिश सेना भाड़े पर लेती थी उसे सहायक संधि कहा जाता था। और उस राज्य का विदेशी संबंध अब ब्रिटिश सरकार के साथ होता था। यानी वह राज्य अब किसी अन्य राज्य से संधि नहीं कर सकता था। तो एक मिनट होल्ड पर, कुछ बच्चे जुड़े, उनका जी। अब एक हेडिंग बनाओ कि सहायक संधि करने वाले राज्य या रियासत या प्रांत। सबसे पहला जो राज्य था या रियासत थी जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे वो था हैदराबाद। तो नंबर 1 लिखना, हैदराबाद। और हैदराबाद ने 1798 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। क्योंकि हैदराबाद को ये लगने लगा था, हैदराबाद के निजाम को, कि अगर मैं अंग्रेजों के साथ संधि नहीं करूंगा तो सकता है, यानी टीपू सुल्तान है। अभी सहायक संधि होने के बाद जब 1799 में मैसूर युद्ध हुआ है तो निजाम ने और मराठा ने साथ दिया था इनका, ब्रिटिश सरकार के, अंग्रेजों का। नंबर 2 लिखो, तंजौर। ये 1799 अंग्रेजों के। नंबर 3 लिखो, मैसूर। 1799 ईस्वी, अर्थात टीपू सुल्तान के शहीद होने के पश्चात 1799 में फोर्ट
उसमें टीपू सुल्तान सहित उनके होने के पश्चात मैसूर राज्य आ जाता है अंग्रेजों के कब्जे में, और उसमें एक ये अपना प्रशासक बैठाते हैं। उसके द्वारा सहायक संधि होती है 1799 ईस्वी में। फिर लिखो हैदराबाद। हैदराबाद पुनः संधि करता है सन 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में। उसके बाद में अवध संधि करता है 1801 ईस्वी में। हैदराबाद की तो जैसे पहले हो चुकी थी, तो वही वाली नहीं चल रही होगी अभी तक, या नहीं, बीच वो में वाली युद्ध खत्म हो जाती थी? हाँ, बीच में जो था, जो ये युद्ध, तो इसके बाद में इन्होंने किया लाइक दैट कि जैसे हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी किसी देश के साथ संधि होती है, जैसे हमारी संधि मोस्टली रशिया से 20 साल की होती है कि 20 साल तक हम अपने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाएंगे रूस के साथ में, और फिर 20 साल के बाद में उसको रिन्यूअल करते हैं, दोबारा एक मंच पर आते हैं, उस संधि को ओपन करते हैं, फिर दोबारा संधि को करते हैं। तो उन 20 साल में कुछ तो टर्म एंड कंडीशन चेंज होती होंगी। इसी तरह से यहाँ पर हो रहे, तो उन्होंने 1800 में पुनः संधि करी दोबारा से। तो क्योंकि पुनः संधि करने पर जब 1799 में टीपू सुल्तान हार गए और बेलेजेली जीता, तो इनको और ज्यादा सुविधाएं प्रदान की गई। जो लॉर्ड बेलेजेली के साथ थी रियासतें, तो उनको सुविधाएं प्रदान की गई। तो उसमें हैदराबाद ने दोबारा संधि की। अब हैदराबाद के बाद में लिखेंगे बेटा आप अवध। अवध में संधि की थी 1801 ईस्वी में। अवध के बाद में फिर आप लिखेंगे पेशवा। ये पेशवा है पूना वाले, जो आप पढ़ते ही पेशवा, मराठा भी कह सकते हो उनको आप, मराठा। 1802 ईस्वी में। बरार के भोसले, ये भोसले परिवार हुआ है और ये इन्होंने शासन किया है क्षेत्र में। राजा को भोसले के नाम से मशहूर हैं, बरार के भोसले। 1803 ईस्वी। उसके बाद में ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर के 1804 ईस्वी में। यानी ग्वालियर में, उसमें ग्वालियर के राजा को सिंधिया कहा जाता था। अब उसके पश्चात में संधि इनकी होती है फिर भरतपुर, उदयपुर और जयपुर। तीन एक साथ लिखना है ये, भरतपुर, उदयपुर, जयपुर। ये 1805 ईस्वी में। ये संधियां हुई। अब आप हेडिंग बना लो बेटा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी। सर ये क्या बताया, दोबारा बताइए। फोर्ट विलियम कॉलेज, यह नंबर 2 बोर्ड पे आगा देखो, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800। बोर्ड पर लिख दिया मैंने इसलिए आपकी सहायता के लिए।
लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। लेकिन 1803 ईस्वी में आईसीएस परीक्षा पास अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण पर रोक इस कॉलेज के अंदर। सर इसको रिपीट कर दीजिए। अच्छे बेटा, लेकिन कुछ कारणों से इस कॉलेज में आईसीएस परीक्षा पास अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण में बल्कि प्रशिक्षण पर रोक लगा दी गई। सन जी गोपाल साहब, सन कौन सी है सर? ईस्वी? जी वैशाली। सर क्या कह रहे हैं आप? आपकी आवाज कट रही है। अच्छे बेटे, हाँ तो मतलब जैसे ये 1800 ईस्वी में कॉलेज खुला और आईसीएस परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी। 1803 ईस्वी में इस कॉलेज में ट्रेनिंग इनकी रोक दी गई। ट्रेनिंग किन्हीं कारणों से, और ट्रेनिंग रोकने के पश्चात अब जो भी बच्चा आईसीएस एग्जाम पास करता था तो उसको अब पुनः ब्रिटेन भेजा जाने लगा, या ब्रिटेन में ही उनकी जो है ट्रेनिंग चलेगी। अब इसके बाद में आप लिखो चतुर्थ या फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। सत्रह सौ 99 ईस्वी। ये युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेजली के बीच। अब युद्ध होने का मुख्य कारण क्या था? युद्ध क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? हेडिंग बना लो, इसमें जहां छोटी सी है कि युद्ध होने का सबसे प्रमुख कारण। दिल्ली के साथ संधि, ये था इसका सबसे प्रमुख कारण कि लॉर्ड वेलेजली के साथ टीपू सुल्तान ने कर दिया
और आंग्ल मैसूर युद्ध 4। सर रिपीट कर दीजिए, आवाज चली गई थी। अच्छा बेटा, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि न करना। जब टीपू सुल्तान के पास लॉर्ड वेलेस्ली का एक प्रस्ताव आया कि आप भी हमारे साथ में संधि कर लीजिए और जो संधि में डीलें इनके साथ होती है अन्य राज्यों के साथ, वही आपके साथ संधि होगी, तो टीपू सुल्तान ने ये कहते हुए मना कर दिया था, लिखित रूप में उनको लेटर दे दिया था कि हम संधि आपसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आपकी शर्तें हैं वो शर्तें हम आपकी नहीं मान पाएंगे। क्योंकि इनकी शर्तों में साफ लिखा होता था कि ब्रिटिश आर्मी उस राज्य में, दूसरा लिखा होता कि आप कोई भी विदेशी संबंध आपको स्थापित करना है तो वो संबंध आप राजा या नवाब ना करके सीधा ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदे जो वहां मौजूद है वो करेंगे। तो कई तरह के प्रतिबंध उस पर लगते थे, तो उनकी आजादी पर अंकुश लगाने का काम होता था इस संधि के तहत। तो टीपू सुल्तान ने मना कर दिया था और यही रीजन बना चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का, जिसमें 1799 ईस्वी में ही टीपू सुल्तान शहीद हुए। और टीपू सुल्तान के शहीद होने के बाद वाडियार वंश के साथ, टीपू सुल्तान के शहीद होने के पश्चात वाडियार, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, वाडियार वाडियार वंश के बालक, ये अल्बेस्ट हैं, बालक, इनका नाम है किर्सन राज। किर्सन राज को मैसूर के सिंहासन पर बैठा दिया गया। मैसूर के सिंहासन पर बैठा दिया गया और उसके साथ सहायक संधि की गई। कोई ऐसी बात जो इन तीनों पॉइंटों में समझ में नहीं आई हो आपकी? संधि बता दीजिए सर दोबारा। एक तो विदेशों से संबंध डायरेक्ट नहीं रख पाता था, एक और कुछ बताया था आपने, नेटवर्क इशू हो गया था उस टाइम। मोहम्मद एक बार दोबारा से बता दो, मैं समझ में नहीं आ पाता। सहायक संधि बता दीजिए सर दोबारा से। अच्छा, सहायक संधि, देखिए सहायक संधि में लॉर्ड वेलेस्ली जो था वो भारत जो आया था, इंडिया आया था, तो वो आया था एक उद्देश्य से। उसको एक जिम्मेदारी दी गई थी ब्रिटिश सरकार लंदन के द्वारा कि आप ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करेंगे भारत के अंदर। तो जब वो यहाँ पोस्टेड हुआ, अब उसने सोचा कि मैं किस प्रकार से साम्राज्य का विस्तार करूं, क्योंकि दो प्रकार होते हैं, प्रकार एक शांतिपूर्वक और एक जो है सैनिक कार्रवाई के पश्चात। तो लॉर्ड वेलेस्ली चाह रहा था कि पहले मैं इनको कुछ लालच देकर, इनको सुविधाएं देकर, इनसे बातचीत के बल पर इनकी संधियां करूं, और उसके बाद ये नहीं मानते हैं तो फिर इन पर मैं सैनिक कार्यवाही करूं। ये इसने माइंड में सोचा, अपने पूरा एक प्लान तैयार किया। अब इसने सबसे पहले बात करी हैदराबाद के निजाम से, क्योंकि हैदराबाद के जो निजाम थे वो और मराठा वो टीपू सुल्तान के विरुद्ध थे, हैदर अली के विरुद्ध रहे थे वो।
फिर वो टीपू सुल्तान के विरुद्ध रहे और थर्ड मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय हुई थी। इन दो के कारण, मराठा और हैदराबाद के कारण उनकी हार हुई। ये इन दोनों ने साथ, यही भारत में अंग्रेजों का। अब सबसे पहले मैसूर को एक प्रस्ताव भेजा गया कि हम आपके साथ सहायक संधि करेंगे। सहायक माने हम आपकी सहायता करेंगे, आपके राजकीय कार्यों में कोई परेशानी आती है या आपके आर्थिक गतिविधियों में कोई परेशानी आती है या आपकी न्यायिक गतिविधियों में कोई परेशानी आती है तो हम आपकी सहायता करेंगे। तो हैदराबाद के निजाम को या हैदराबाद के शासकों को ऐसा लगा कि टीपू सुल्तान या मैसूर हम पर आक्रमण कर सकता है और हैदराबाद को मैसूर साम्राज्य में। उस संधि में दो शर्तें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि संधि करने के पश्चात अंग्रेजी सेना उस राज्य के अंदर प्रवेश करती थी और उसको डिफेंस करती थी राज्य को। एक बात। दूसरी बात इसमें ये थी कि जब अंग्रेजी सेना डिफेंस के लिए लग गई, अब अगर विदेशों से व्यापार करना है, विदेशों से राजनीतिक संबंध स्थापित करने हैं, विदेशों से आपका कोई भी मामला हो, विदेशी संबंधी मामला, अब निजाम हो या रियासत का नवाब हो, वो कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई समझौता नहीं कर सकते थे। अक्सर केवल सरकार की अनुमति मिलने के पश्चात ही हैदराबाद या आपको सहायक संधि, नाम से पता लग जाएगा, सहायता करने के लिए। अब आया समझ में मोहम्मद साहब? जी सर आ गया। ठीक है, थैंक यू। हाँ। अब नया हेडिंग बनाओ बेटे आप, लॉर्ड मिंटो। हेलो सर। हेडिंग बनाओ नई, प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम का जो कार्यकाल है 1807 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक है। 1807 से 18 और इनके समय के जो घटनाएं हैं, दो घटनाएं सबसे ज्यादा प्रमुख आती हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय की। दो घटनाएं, नंबर 1 अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी। नंबर 1 अमृतसर की संधि। ये आपकी हुई थी 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में। और दूसरा इसमें प्रमुख कार्य है कि चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट 1813 भारत में लागू हुआ। एक्ट 1813 इनके समय में हुआ था। अब इससे पहले हेडिंग बनाइएगा आप कि अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी। लिखा दूंगा ना इसको तो आपको याद रहेगा ये सब थे क्या मामला। इसमें लिखो राइट नाउ 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में पंजाब के शासक राजा रणजीत सिंह और अंग्रेज अधिकारी सर चार्ल्स मैटकोफ
सर चार्ल्स मैटकोफ के बीच अमृतसर में एक संधि हुई जिसे अमृतसर की संधि कहा जाता है। जिसे अमृतसर की संधि कहा जाता है। इस संधि की बातें निम्न हैं। इस संधि की बातें निम्न हैं। नंबर वन, सतलज नदी के पूर्वी भाग पर सलाम। आप सर आज कोचिंग नहीं हुई क्या? बेटा कोचिंग आपकी मंडे से करेंगे। अच्छा, मोनेसरी में नहीं है ना, कौन करेगा? हाँ, और बच्चे भी नहीं आ पाते पूरे, तो कल बात करी बच्चों ने मुझसे कि साहब आप मंडे शुरू कर लीजिए। मैं ठीक है बेटा, मंडे शुरू कर लेंगे। ठीक है, मैं आ गई थी सर। तो आप आ गई थी, तो आप जो है ना क्या मैं कह रहा था, वो आएंगे पढ़ाने के लिए, मैथ वाले सर आएंगे पढ़ाने के लिए, वो पढ़ाने के लिए एकेडमिक वाले। तो अच्छा, वो इंडिया वाले? हाँ, चाहो तुमसे पढ़ लेना। ठीक है। ठीक है। जी, नंबर 1, सतलज नदी के पूर्वी भाग पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। पॉइंट नंबर 2, लुधियाना में ब्रिटिश रेजिमेंट रहने लगी। लुधियाना में ब्रिटिश रेजिमेंट रहने लगी। पॉइंट नंबर 3, रणजीत सिंह और अंग्रेज एक दूसरे के क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं करेंगे और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग करेंगे। अब इन्हीं के समय में आया था आपका चार्टर एक्ट 1813, तो वो उसके भी कुछ बात हेडिंग बना लो, चार्टर एक्ट 1813। पॉइंट नंबर 1, इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड पे लिख दूं, बोलते बोलते, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो
चार्टर एक्ट 1813, यह आया था लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में। अब इसकी जो बात थी लिखना नंबर 1, इस अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में आने एवं ईसाई धर्म का प्रचार एवं प्रसार करने की अनुमति प्रदान की गई। पॉइंट नंबर 2, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का भारत में एकाधिकार समाप्त कर दिया। क्योंकि यह कंपनी तेजी के साथ साम्राज्य विस्तार कर रही थी। तो इसको काम दिया गया कंपनी को कि जब आप तेजी के साथ में विस्तार कर रहे हो तो आप व्यापार कम कीजिए, आप ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाइए, और हम अन्य कंपनियां ब्रिटेन से भारत भेज रहे हैं व्यापार के लिए। नंबर 3, ब्रिटेन से अन्य व्यापारिक कंपनियां व्यापार के लिए भारत आने लगी। नंबर 4 लिखो इसका। नंबर 4, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की शिक्षा के लिए
भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया। क्योंकि ब्रिटिश सरकार को अब भारत में कर्मचारी ब्रिटिश सरकार को भारत में कर्मचारियों की कमी पड़ने लगी थी। तो लास्ट वाले पॉइंट क्या लिखवाया मैंने आपको? कर्मचारियों की कमी पड़ने लगी थी। हाँ, जिसके लिए कॉन्वेंट स्कूल खोले जाने लगे। कॉन्वेंट स्कूल खोले जाने लगे। इससे उन्हें 2 फायदे मिले। एक तो ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा। जब छोटा बच्चा पढ़ने जाएगा उसको एक बात माइंड में डालते रहोगे तो वो तो उस तरह का हो जाएगा। दूसरा, ब्रिटिश कंपनी को अब सरकारी कर्मचारी रखे जाने लगे, क्योंकि पढ़ने लिखने सीख गए, वो अंग्रेजी पढ़ना सीख गए, अंग्रेजी बोलना सीख गए, तो चपरासी बाबू ये उनको बनाने लगे। अब साहब अगला आपका है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का समय है 1813 ईस्वी से 1823 ईस्वी तक। ईस्वी से 1823 ईस्वी तक। इनके समय की 3 घटनाएं प्रमुख हैं। नंबर 1, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध। और ये जो युद्ध चला है 1814 से 1816 ईस्वी तक, 2 साल। नंबर 2, पिंडारियों का दमन 1817 ईस्वी। सर ये आंग्ल जो है ये अंग्रेजों को बोलते हैं क्या? हाँ, आंग्ल माने अंग्रेज, और उसके बाद में जो भी नाम आएगा, मैसूर आएगा तो मैसूर होगा, मराठा आएगा तो मराठा राज्य होगा,
और आपका अगर आएगा पंजाब तो पंजाब राज्य होगा, नेपाल आया तो नेपाल राज्य हो गया। आंग्ल माने अंग्रेज। तो इसमें लिखेंगे आप नंबर 2 पिंडारियों का दमन 1817 ईस्वी, और नंबर 3 लिखो मराठा साम्राज्य का अंत 1818 ईस्वी। फर्स्ट वाली हेडिंग बना लो इसमें आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816। नेपाल क्षेत्र के रहने वाले गोरखाओं ने नेपाल क्षेत्र के रहने वाले गोरखाओं ने रणजीत सिंह मल के उत्तराधिकारी से रणजीत सिंह मल के उत्तराधिकारी से 1786 ईस्वी में ईस्वी में नेपाल को जीतकर उसे स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। उसे स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। अगला पॉइंट 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोरखपुर और सिराबस्ती पर अधिकार कर लिया। गोरखपुर और सिराबस्ती पर अधिकार कर लिया। जिसके कारण अंग्रेजों की सीमा नेपाल की सीमा के संपर्क में आ गई। कोई बच्चा लाइन पे आया, एक में होल्ड रखना तो भी जी। मैंने खुद कर आप लोगों की 8:10 तक सारे बच्चे आ जाया करो सब, क्योंकि पढ़ाई जल्दी बीच में बच्चे आते हैं एंट्री करते हैं तो पढ़ाई इससे हमारी बाधित होती है। और कुछ बच्चे ऐसे करते हैं जो लेट आते हैं, वरना तो सब बच्चे आके अपने एक्टिव टाइम पर होते हैं बिल्कुल, जो उन्हें पढ़ना है तो उन्हें कुछ बनना चाहिए। चलिए साहब आगे बढ़िएगा। 1814 ईस्वी में 1814 ईस्वी में गोरखा सेनापति अमर बहादुर थापा ने
श्रावस्ती के पूर्वी भाग पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। आक्रमण कर अधिकार। अगला नेक्स्ट, अपनी सीमा में अंग्रेजों ने अपनी सीमा में गोरखाओं का अतिक्रमण माना। गोरखाओं का अतिक्रमण माना, इसीलिए अंग्रेजों और नेपाल का युद्ध हुआ। युद्ध हुआ। इसमें एक वर्ड आया हाँ बेटा, सर, इसमें एक वर्ड आया अतिक्रमण, इसका मीन क्या होता है? हाँ देखिए बेटा, ये होता है कि अतिक्रमण मतलब होता है अतिक्रमण या अवैध, दो मीनिंग आते हैं ये, और इस पे एक एक्ट भी होना हुआ है। जैसे आपका मकान है या आपकी जमीन है, अगर वो जमीन तो आपकी है, मालिकाना आपका है, क्योंकि सारे कागज आपके नाम पर है। अगर कोई व्यक्ति उसको अपने फायदे के लिए कब्जा कर लेता है, अपने फायदे के लिए कब्जा कर लेता है, तो उसे कहते हैं अतिक्रमण या अवैध। जैसे अगर आपको बेटा याद हो तो जब ये एमडीए का विकास हो रहा था, एमडीए डेवलपमेंट शुरू हुआ था, तो कुछ जमीनें थी सीलिंग की जमीनें, मुरादाबाद में सीलिंग एरिया था। सीलिंग का मतलब होता है कि सरकार ने अब से 30-40 साल पहले उन जमीनों का मुआवजा किसानों को दे दिया था। पैसा किसानों को तक, लेकिन किसानों देने के बाद सरकार ने अभी कोई उस पर जमीन के ऊपर कोई प्लान नहीं बनाया अपना, ना ही कोई बिल्डिंग्स बनाई। तो उन किसानों ने पैसा भी ले लिया और वो उन जमीनों में अब खेती भी करते रहे, यानी अपना जमीन बेचकर उस पर खेती करते रहे। तो उनका खेती करना जमीन बेचने के पश्चात वो कहलाया अतिक्रमण। अगर मैं यार पढ़ाई की बात कर रहे हैं, हाँ अस्सलाम वालेकुम बेटे। वो लड़का तो आया नहीं जो गाजीपुर का। हाँ एक ये दूसरा आया था। हाँ बैठा, एक लड़की आई, वो लड़की भी चली गई। हाँ ठीक है, वो लड़का भी अब उठ के चले गए, बोले सर मुझे भी कुछ काम है। सही है, तो ठीक है, जान दो, हैं? जान दो, ठीक है। तो हाँ आ मैं भी जाओ, जाऊँ तो मैं क्या करूँ? हाँ तुम भी आ जाओ, वहां से आ जाओ, ठीक है। तो किसी की संपत्ति को अवैध रूप से हथियाना अतिक्रमण कहलाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि आज जो है नगर निगम ने चलाया, आपने बुलडोजर चलाया, रोड के किनारे ठेले हुए थे, दुकानें थी बिना परमिशन वाली, उनको तोड़ दिया गया। वो सब अतिक्रमण हटाओ होता, अतिक्रमण को हटाती सरकार। अब इसमें आगे चलो, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स ने नेपाल के ऊपर आक्रमण कर दिया और नेपाल ने भी वीरता किया। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ कहाँ से करूं बेटे, बता दो मुझे।
सर नेपाल पे वॉरेन हेस्टिंग ने आक्रमण किया। हाँ, लॉर्ड हेस्टिंग, बड़े वॉरेन नहीं है, पहले जा चुके हैं, ये दूसरे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने नेपाल पर आक्रमण कर दिया। और नेपाली सेना वीरता पूर्वक लड़ी। लेकिन इसमें नेपाली सेना की पराजय हुई। अठारह सौ 16 ईस्वी में 1816 ईस्वी में अमर बहादुर थापा और अंग्रेजों के बीच संगोली की संधि हुई। संगोली की संधि हुई। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने कुमाऊं, गढ़वाल, नैनीताल, कुमाऊं जो उत्तराखंड के एरिया है ना हमारे, और कुछ हिमाचल प्रदेश के एरिया हैं, उसमें आपका कुमाऊं, गढ़वाल, नैनीताल, मसूरी, देहरादून तथा शिमला पर अधिकार कर लिया। शिमला पर अधिकार कर लिया। और उन्होंने नेपाल को स्वतंत्र ही रहने दिया। विश्व में ऐसे कितने देश हैं जो कभी गुलाम नहीं रहे? एक नेपाल। कोई एक और भी है क्या? नेपाल के अलावा भी और है? जापान। नेपाल के हैं जी? सर जापान भी है क्या? नहीं, जापान तो गुलाम रहा था, जापान तो आज भी गुलाम है। यूएसए भी गुलाम रहा है। यूएसए 1887 ईस्वी में यूएसए में विद्रोह हुआ और 1887 के बाद में वहां पर आजादी प्राप्त हुई। 1889 में वहां पर संविधान लागू कर दिया गया, लिखित संविधान। चाइना सब गुलाम रहे हैं ये। एक देश है थाईलैंड, सफेद हाथियों का देश, वो कभी गुलाम नहीं रहा है। अब्दुल्ला साहब गुलाम रहा है। सर ये मैं ये कह रहा था, जैसे इन्होंने नेपाल को जीत लिया था, तो नेपाल के बदले इन राज्यों पे इन पे क्यों अपनी सत्ता जमाई? जैसे तुमने लिखा है देहरादून, शिमला, नैनीताल, कुमाऊं, गढ़वाल, नेपाल पर अपना अधिकार क्यों नहीं किया? उसे स्वतंत्र क्यों छोड़ा? क्योंकि जो अच्छे एरिया थे नेपाल से वो छीन लिए गए और नेपाली संधि की। हाँ, देखिए ये जो जैसे नैनीताल है, गढ़वाल है,
कुमाऊं है, मसूरी है, देहरादून है, शिमला है, ये आपके टूरिस्ट एरिया हैं। हाँ हाँ नेपाल ने इनको दे दिए और फिर विरोध कोई भी युद्ध के न ही कोई षड्यंत्र करेंगे आपके विरोध हम, तो नेपाल को उन्होंने छोड़ दिया। अगर वो न्याय नुपुर करते, पटर करते, तो उन्हें भी पटक देते। उन्होंने कहा कि हम आपके शर्तों के अनुसार ही शासन करते रहेंगे। और एक बात बड़े मजे की है कि जब ये संधि हुई, इस संधि के बाद में, इस संधि में ये भी एक बात मेंशन की गई कि गोरखा रेजिमेंट बनेगी और वो नेपाली लोग होंगे और वो गोरखा रेजिमेंट की नियुक्ति की जाएगी इंग्लैंड में और वो ब्रिटिश की सुरक्षा करेंगे। सर ये गोरखा रेजिमेंट वही जो रॉलेट जो जलियांवाला बाग में पड़ा था। सर ये गोरखा रेजिमेंट वही जलियांवाला बाग में पड़ा था। हाँ, क्योंकि अभी मैं पूरी बात बताऊंगा आपको, पूरी बताऊंगा। संधि में लिखा हुआ है, अगर आप संधि खोलेंगे, बड़े सारी अच्छी बुक है, कि ब्रिटिश सरकार ने खुद ये बात लिखी जब संधि हो रही थी कि गोरखा बहादुर बहुत होते हैं, ये जो युद्ध जीते अंग्रेज आसानी से नहीं जीते। मार के भगाया अंग्रेजों को, कि छोटी आर्मी थी, इनके पास बड़ी पावर थी, ये जो रियासतें थी इनके साथ में थी, भारत की रियासतें, तो वे छोटा देश क्या करेगा, लेकिन बहादुर थे। तो ब्रिटेन की इस संधि में ये शामिल किया गया कि एक नई गोरखा रेजिमेंट नेपाल में बनाई जाएगी और उस रेजिमेंट की नियुक्ति की जाएगी इंग्लैंड के अंदर, वो ब्रिटेन की प्रोटेस्ट में लगाया जाएगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, विश्व में कहीं पर भी कोई युद्ध होता है ब्रिटेन के साथ में, तो गोरखा रेजिमेंट हमेशा साथ ही युद्ध में जाएगी। तो ये गोरखा रेजिमेंट थी आपकी नेपाल वाली। अब गोरखा रेजिमेंट ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर भी बनाई, क्योंकि ये जो पहाड़ी क्षेत्र थे रहन-सहन तो एक ही था। अब जो भारतीय गोरखा रेजिमेंट है, उस रेजिमेंट को बुलाया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में, क्योंकि उसमें 2 रेजिमेंट लगी थी, बलूच रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट। तो इन 2 रेजिमेंटों को बुलाया गया था, जिन्होंने जनरल आर डायर के आदेश पर गोलियां चलाई और एक बहुत बड़ा त्रासदी हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस पर भी मैं आऊंगा, जो टॉपिक आ जाएगा आपका, ये आऊंगा इस पर में, लेकिन पहले जो टॉपिक चल रहा है हाथ में, इसको पूरा करा दूं जरा आपको। अगला है बेटा, का नाम बता दीजिए जो कभी गुलाम नहीं हुआ सर। चलिए नॉलेज के लिए सर। इसका नाम बताऊं? जो देश कभी गुलाम नहीं हुआ सर। थाईलैंड। थाईलैंड है इसका नाम। आवाज साफ नहीं आ पा रही ना, कोई नेटवर्क इशू हो जाते हैं ना बार बार। वैसे तो मतलब काफी आगे हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम भी आगे आने समय दूरी हो जाएगी। पिंडारियों का दमन 18। आप लोगों की पढ़ाई समझ में तो आ रही है? जी सर, पढ़ाई ठीक आ रही समझ में। सर पिंडारियों का दमन 1817 ईस्वी 1817। ओके सर। पिंडारी मराठी भाषा का शब्द है। पिंडारी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लुटेरे, लुटेरे या डकैत। या डकैत। और यह लोग
महाराष्ट्र में आतंक तथा लूटपाट करते थे, आतंक मचाते थे और लूटपाट करते थे। ये लोग राहगीर एवं व्यापारियों का सामान लूट लेते थे। ये लोग राहगीर एवं व्यापारियों का सामान लूट लेते थे। मराठा सरदार मल्हार राव ने पिंडारियों को संरक्षण प्रदान कर रखा था। सर नेम बोल दो सर। अच्छा, मल्हार राव होलकर, ये पूरा नाम है वैसे इसका, मल्हार राव होलकर ने पिटारियों को संरक्षण दे रखा था। अगली लाइन से लिखो, पिंडारियों की संख्या लगभग 2500 के थी। 2500, लगभग 2500, एग्जैक्ट नहीं, लगभग 2500। ज्यादा हो सकते हैं, 100-200, कम भी हो सकते हैं, 2-4, लगभग 2500 थी, जिनमें 4 प्रमुख नेता थे। चार प्रमुख नेता थे। जो 4 प्रमुख नेता हैं, जीतू नंबर 1, नंबर 2 है जीतू के बाद में वासिल मोहम्मद, करीम खान, और नंबर 4 अमीर खान। सर फर्स्ट वाला नेम क्या है, उस पे लाइट पड़ रही है। अच्छे बेटे फर्स्ट वाला चीतू, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे सर सेकंड वाला क्या था? सेकंड वाला है वासिल, वासिल मोहम्मद। और फोर्थ वाला है आपका करीम खान या खान, फिर है अमीर खान या खान। लाइट तो आ रही है बोर्ड पर आपकी वजह से, देखता हूँ। जी आगे लिखो, मल्हार राव होलकर के कहने पर, मल्हार राव होलकर के कहने पर पिंडारियों ने बंबई में स्थित पिंडारियों ने बंबई में स्थित
अंग्रेजों के व्यापारिक संस्थान को लूट लिए। अंग्रेजों के व्यापारिक संस्थान को लूट लिए। इसकी प्रतिक्रिया में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन करने के लिए पिंडारियों का दमन करने के लिए 1,13,000 सेना तैयार की। इट इज वेरी इंपोर्टेंट सेंटेंस। 1,13,000 आर्मी बनाई। 1,13,000। नेक्स्ट लिखो, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन करने के लिए उत्तरी कमान का स्वयं नेतृत्व किया। उत्तरी कमान का स्वयं नेतृत्व किया, जबकि दक्षिणी कमान का नेतृत्व टॉमस हिस्लोप और मैलक्कन ने किया। यानी खुद गवर्नर जनरल खुद फील्ड में आया और उसने नेतृत्व किया। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी, क्योंकि पिंडारी जो हैं, जो ये बॉलीवुड में जो फिल्में बनती रहते हैं, ये तो सब केवल आपके लिए एंटरटेनमेंट है, इसका कोई वजूद नहीं है फिल्मों का। इसमें तो पिंडारी को बड़ा अच्छा दिखाया है। पिंडारी वास्तव में ये एक ग्रुप था, ग्रुप ऑफ डकैत, लुटेरे, फिरौती लेने वाले, बड़े बड़े माफिया, ये पिंडारी थे। और ये बेचारे गरीबों को सताते थे, लूटमार करते थे, व्यापारियों को माल छीनते थे। और इसमें कोई एक विशेष वर्ग नहीं था, इसके अंदर भारत के सभी वर्गों के लोग शामिल थे। चेतू है, वासिल मोहम्मद है, करीम खान है, अमीर हैं। नाम के करीम है, नाम के अमीर है, लेकिन है डकैत। जीना हराम कर रखा था इन लोगों ने, पिंडारियों ने। और पिंडारियों को एक काम और क्या था, पिंडारियों का काम कि अगर किसी राजा को मरवाना है दूसरे राजा से, तो दूसरा राजा एक फिरौती देता पिंडारियों को कि मैंने आपको इतने रुपए दे दिए हैं और आप उस राजा को मार दो। एक फिरौती इस प्रकार से राजा देते थे कि हमने आपको फिरौती के रूप में पैसे दे दिए हैं, आप उस दूसरे राज्य में जाकर लूटमार करो। तो सरकार गिराना, सरकार बनाने का काम भी ये पिंडारी कर रहे थे, देसी राजाओं की। अंग्रेजी सेना को देखकर पिंडारी भयभीत होकर
अंग्रेजी सेना को देखकर पिंडारी भयभीत होकर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। चीतू असीरगढ़ के जंगल में भाग गया। जहां चीतू भाग गया, चीतू असीरगढ़ के जंगलों में। ये जो हमारे चीतू थे, जब देखा पिंडारी ब्रिटिश को देखकर कि इतनी बड़ी सेना में आ रहे हैं और हम तो 2500 हैं, ये तो 1 लाख से ज्यादा सेना बनाई है इन लोगों ने अपनी, हमें तो हड्डी पसली आत्मांगी। तो चीतू तो भाग गए असीरगढ़ के जंगलों में, जहां पर उनकी डेथ हो गई और उनका अंतिम संस्कार वही कर दिया गया था। वही उनकी चिता को अग्नि के समक्ष पेश कर दिया गया। अब अगला देखिए, अगला है बासिल मोहम्मद अपनी जान बचाकर, बासिल मोहम्मद अपनी जान बचाकर ग्वालियर के सिंधिया के यहाँ शरण ली। क्या बात है, ग्वालियर के सिंधिया के यहाँ शरण ली, जो पहले से ही अंग्रेजी के वफादार है, सिंधिया। जहां सिंधिया, हाँ बेटा दोबारा बोल रहा हूँ। ग्वालियर के बाद ग्वालियर के सिंधिया के यहाँ शरण ली। उनने कहा भैया मुझे अपने मकान में ठहरा ले, मुझे खाना खिला ले और मुझे बचा ले, मेरा मुंह छुपा ले। बोले बेटा आजा। जहां सिंधिया ने बासिल मोहम्मद को अंग्रेजों को सौंप दिया। बासिल मोहम्मद को अंग्रेजों को सौंप दिया और अंग्रेजों ने बासिल मोहम्मद को गाजीपुर जेल में बंदी बना लिया। और बासिल मोहम्मद ने वहां पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब भैया बासिल मोहम्मद भी जो है इस दुनिया से चले गए। उन्होंने भी जो है गाजीपुर की जेल में आत्महत्या कर ली, फांसी पर टंगे अपने आप ही। अब आते हैं करीम खां, इन्हें भी लिख लो करीम खां को। करीम खां और अमीर खां दोनों को लिख लो एक साथ में। करीम खां और अमीर खां अंग्रेजी सेनापति करीम खां और अमीर खां ने अंग्रेजी सेनापति मैल्कम के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया। जहां करीम खां को गोरखपुर स्थित जेल में रखा गया। बल्कि जेल का जिक्र कम आता है, गोश नामक जगह है, जेल ही है वैसे, वो तो बंदी गृह तो है ही।
गोरखपुर के अंदर भी गोस नामक जगह है, वहां पर ये बंदी गिरा था, वहां पर इनको रखा गया। और अमीर खां को भरतपुर में टोंग नामक स्थान पर बंदी बना लिया गया। सर अमीर खां को अमीर खां को भरतपुर स्थित टोंग नामक स्थान पर बंदी बना लिया। अब इन दोनों नेताओं ने, करीम खां और आमिर खां, दोनों नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से माफी मांगी। ब्रिटिश सरकार से माफी मांगी और वह जेल से छूटने के पश्चात जीवन भर सामान्य जीवन जीते रहे। तो इस तरह से पिंडारियों का दमन हुआ। इसमें एक नोट लिख लेना कि लॉर्ड हस्टिंग के समय में पूर्णतः पिंडारियों का दमन कर दिया गया। टेंशन खत्म। सर एक और बार लाइन रिपीट करना। अच्छा बेटा, उसका मैं भी कर रहा हूँ। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में पिंडारियों का पूर्णतः दमन या सफाया कर दिया गया। क्लीन कर दिया बिल्कुल। तो चीतू तो चले गए असीरगढ़ के जेल जंगलों में, वो वहीं उनकी डेथ हो गई। वासिल मोहम्मद को पकड़ा गया, वो पहुंच गए सिंधिया के पास। सिंधिया ने दे दिया अंग्रेजों को, अंग्रेजों ने भेज दिया गाजीपुर जेल में, वहां उन्होंने फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली। करीम खां और आमिर खां ने जो है माफी मांग ली, आत्मसमर्पण कर दिया, माफी मांग ली। उसके बाद में अंग्रेजों ने उनको माफीनामा दे दिया और वह आजीवन जो है एक सामान्य जीवन जीने लगे। इस प्रकार लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पूर्ण रूप से पिंडारियों का दमन कर दिया और शांति व्यवस्था कायम कर दी। तो ये यहां तक मैंने आपको करा दिया इसका ये। और अब टाइम 27 हो चुके हैं। अगला जो है नेक्स्ट टर्म पर जो टॉपिक आएगा तब करा दूंगा मैं आपको इसको। यहां तक कोई समस्या बेटा किसी बच्चे को? नो सर। हाँ, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई पर फोकस रखो अपने, एग्जाम नजदीक है। जो भी बात समझ में ना आए उसको जो है बीच बीच में ऐसे पूछ लिया करो। अच्छा, कुछ बातें आपको इसमें ऐसी मिल रही है जो बातें आपने नहीं पढ़ी थी? जी सर। एक्चुअली क्या होता है, अगर हम किसी टीचर के संपर्क में रहते हैं, क्योंकि मटेरियल तो सब पे होता है, बुक सब पे होती है, तो टीचर जो है उनके ऊपर एक अपना दबाव बनाकर चलता है। या टीचर दबाव बनाकर ना चले तब भी एक नेचुरल दबाव ऑटोमेटिक माना जाता है कि सर को तैयारी करानी है तो सर सुन भी सकते हैं।
तो उसमें तैयारी आपकी रेगुलर बनी रहती है। और अगर टीचर आप जो है टीचर से संपर्क खत्म कर दो अपना, उसके सेंटर मत जाओ या उससे बात मत करो या हालत हट जाओ कि मैं स्वयं तैयारी कर लूंगा, तो आप स्वयं तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें सहारे के लिए अपने से बड़े की जरूरत पड़ती ही है। और अब जो बड़ा होता है, जिसको बड़ा माना जाता है, उसको भी चाहिए कि वो जब उसको बड़ा माना गया है तो वो अपनी पूर्ण जिम्मेदारी को निभाए। वैसे आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि मुझे रात लूज मोशन हो गए, तो एक मंथ की क्लास आपकी ड्रॉप कर दूं, शाम को पढ़ा दूं। लेकिन फिर सोचा मैंने कि अगर शाम को पढ़ाऊंगा तो बच्चों को जब माइंड प्रिपरेशन है वो सुबह पढ़ने का है, शाम को बच्चे मिले या नहीं मिले पढ़ाने के लिए तो श्योर तो है नहीं, सबको अपना अपना काम होता है और फिक्स टाइम तो यही है इसका। तो फिर मैंने हिम्मत करी कि दवाई खा के मैं बैठ गया पढ़ाने के लिए कि अब परेशानी नहीं होगी मुझे, मैं इस नियत से बैठ गया। मेरा पेट खराब हो गया, दस्त हो गए, कई बार स्पोर्टिंग में गया मैं, तो ज्यादा हो गया था। लेकिन ईश्वर मदद करता है जब कोई अच्छा कार्य करो तो। ये अच्छा कार्य है, सेवा भाव कार्य है, पढ़ने का। लिंक आ गया कि बेटा आपके पास? सर लिंक आया? अभी नहीं आया सर, अभी नहीं आया। अच्छा अभी नहीं आया, ठीक है। सर मैं ये कह रहा था, सिटी में रहते रहते बोर हो रहे होगे, हैबतपुर आ जाओ। यार मैं खुद बहुत सही कह रहा हूँ, मैं बोर हो गया हूँ, लेकिन मैं बहुत चलाने वाला हूँ। जैसे आता हूँ एक आधे हफ्ते को आ जाओ घूमने। मैं एक हफ्ते को तो ना आ पाऊंगा, बस एक दिन के लिए आ पाऊंगा बस। लेकिन हाँ मैं भी समझता हूँ, यहाँ पर एक तो मतलब क्लासेस चल रही है यहाँ पर, इससे भी बोर हो गया। सेंटर होता है, हब इज हब, बच्चे सामने बैठे होते हैं ऑन द स्पॉट, तब बात को समझाने में और ज्यादा अच्छा लगता है। अब यहाँ तो जो है मैं भी आराम से बैठा हूँ, बच्चे भी आराम से बैठे हैं, और बेआराम होकर पढ़ना ही पढ़ना होता है। आराम से पढ़ाई नहीं होती है, बेआराम होकर पढ़ाई होती है। जब जो है लकड़ी की कुर्सी उस पर जो है ठीक से बैठना जाए, हिल तो रहे, ऐसे में पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है। इधर डाइस पे खड़ा है, डाइस पे खड़े होकर पढ़ा रहा है और बोर्ड का प्रयोग कर रहा है बार बार, तो उसमें पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है। अब यहाँ पर या तो बैठ जाओ तो कैमरा नीचे करो या फिर खड़े रहो। अच्छा पूरा कंसेप्ट, ये बड़े बड़े कंसेप्ट हैं, ये ऐसे माइंड में पूरे नहीं रुक सकते। दूसरी बात ये है कि रुक भी जाएं तो इनमें कोई गलती न हो जाए, इसलिए कंसेप्ट को देखकर ही पढ़ाना पड़ता है। क्योंकि इनमें मैं रिस्क नहीं लेता हूँ इन बड़े एग्जामों में कि साहब मैंने पढ़ा दिया और कह दिया चलो ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है। यस सर। तो सेंटर ओपन हो जाए ना, सेंटर के बच्चे आए तो वहाँ पर पढ़ाई में आपका यहाँ से 4 गुना मजा आ जाएगा पढ़ाई में। अच्छा चलिए शायद लिंक आ गया आपके पास। तो यस सर, एक्सेस लगा कर रहे हैं टॉपिक ठीक है, थैंक्स सर, शुक्रिया सर। थैंक्स सर।